दोस्तों आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। दोस्तों जेपीएससी पेपर 2 के अंतर्गत जितने भी टॉपिक्स आने वाले हैं, हम उन हर एक टॉपिक से एमसीक्यूज़ का क्वेश्चन सीरीज लाने वाले हैं हर एक दिन। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है हमारा झारखंड में विभिन्न शासन व्यवस्थाएं, और आज का हमारा टॉपिक है झारखंड का इतिहास से विविध क्वेश्चन, मिसलेनियस क्वेश्चन। तो दोस्तों शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले दोस्त। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा पहला सवाल कहता है कि मेदिनी राय जो है ये किस मुगल शासक का समकालीन था। तो दोस्तों मेदिनी राय जो है ये औरंगजेब मुगल शासक का समकालीन था। दोस्तों पलामू के चेरो शासक मेदिनी राय का शासनकाल 1658 ईस्वी से 1674 ईस्वी तक था। मुगल शासक औरंगजेब भी 1658 ईस्वी में मुगल बादशाह बना तथा 1707 ईस्वी तक शासन करता रहा। इसने दाऊद खां को मेदिनी राय के खिलाफ सैन्य अभियान हेतु भेजा था। किसने? औरंगजेब ने ही दाऊद खां को मेदिनी राय के खिलाफ सैन्य अभियान हेतु भेजा था। नेक्स्ट कहता कि दुर्जन साल जो है ये किस मुगल बादशाह का समकालीन था। तो दोस्तों ये जहांगीर मुगल बादशाह का समकालीन था। दोस्तों तुजुकिया जहांगीर में इसका वर्णन किया गया है। उनके अनुसार 1615 से 1616 ईस्वी में जहांगीर के सेनापति इब्राहिम खान ने खुखरा झारखंड पर आक्रमण कर दिया था तथा वहां के तत्कालीन नागवंशी शासक दुर्जन साल को कर न देने के कारण कैद कर 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में रखा। अतः दुर्जन साल जहांगीर तथा शाहजहां का समकालीन था। नेक्स्ट सवाल कहता है कि चेरो राजा प्रताप राय ने किस मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो दोस्तों इन्होंने शाहजहां की अधीनता स्वीकार कर ली थी। चेरो राजा प्रताप राय ने शाहजहां मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ली थी। दोस्तों हुआ ये कि मुगल बादशाह शाहजहां ने 1641 से 42 ईस्वी में शाइस्ता खां के नेतृत्व में पलामू के चेरो राजा प्रताप राय के खिलाफ सैन्य अभियान पर भेजा, जिसमें प्रताप राय की हार हुई और उसने मुगलों शाहजहां की अधीनता स्वीकार कर ली। नेक्स्ट सवाल कहता है कि शेरशाह ने पलामू के राजा महारथ चेरो के विरुद्ध सैन्य अभियान कब किया था। शेरशाह ने पलामू के राजा महारथ चेरो के विरुद्ध सैन्य अभियान कब किया था। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो 1540 ईस्वी में। इन्होंने 1540 ईस्वी में ही राजा महारथ चेरो के विरुद्ध शेरशाह ने पलामू के राजा थे ये महारथ चेरो, जिनके विरुद्ध अपना सैन्य अभियान भेजा था। दोस्तों मध्यकाल में 1538 ईस्वी में शेरशाह ने अपने सेनापति ख्वास खां के नेतृत्व में पलामू के चेरो राजा महारथ चेरो के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजा था। नेक्स्ट कहता है कि चेरो शासक महारथ के विरुद्ध शेरशाह के सैन्य अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य केवल एक ही था कि श्याम सुंदर नामक हाथी को प्राप्त करना, जो कि काफी खूबसूरत था। ये सफेद हाथी था। दोस्तों पलामू के चेरो शासक महारथ चेरो के विरुद्ध शेरशाह के सैन्य अभियान का मुख्य उद्देश्य श्याम सुंदर नामक हाथी को प्राप्त करना था। नेक्स्ट सवाल कहता है कि पलामू के चेरो शासक के विरुद्ध शेरशाह के सैन्य अभियान की सूचना हमें किस ग्रंथ से मिलती है। तो दोस्तों इसकी सूचना हमें तारीख-ए शाही से भी मिलती है और तारीख-ए शेरशाही से भी मिलती है। तो इन दोनों ही ग्रंथों में हमें जिक्र मिलता है पलामू के चेरो शासक के विरुद्ध शेरशाह के सैन्य अभियान का। दोस्तों अहमद यादगार ने अपनी पुस्तक तारीख-ए शाही तथा अब्बास खान ने सरवानी की पुस्तक तारीख-ए शेरशाही में इस बात का जिक्र किया है कि पलामू के चेरो शासक महारथ चेरो के विरुद्ध शेरशाह ने 1538 ईस्वी में सैन्य अभियान किया था। नेक्स्ट कहता है कि सुतियाम्बे किस राजवंश की आरंभिक राजधानी थी। तो दोस्तों सुतियाम्बे छोटानागपुर के नागवंश की आरंभिक राजधानी थी। दोस्तों फनी मुकुट राय को नागवंश का शासक माना जाता है। इन्होंने छोटानागपुर क्षेत्र में स्थित सुतियाम्बे को अपनी राजधानी बनाई। यहाँ पर फनी मुकुट राय ने एक सूर्य मंदिर का निर्माण भी करवाया था। नेक्स्ट कहता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पारसनाथ का निर्वाण कहाँ पर प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों गिरिडीह में। कहाँ पर? गिरिडीह में है। दोस्तों झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित पारसनाथ जैन धर्मावलंबियों का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है।
जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पारसनाथ को निर्वाण की प्राप्ति पारसनाथ पहाड़ी पर ही 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था। आइए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है कि झारखंड के छोटा नागपुर में किसने सुतिया नागखंड नामक राज्य की स्थापना की थी? तो दोस्तों सुतना पहान ने। किसने? सुतना पहान ने। दोस्तों छोटानागपुर क्षेत्र में सुतना पहान नाम के एक योग्य शासक के नेतृत्व में मुंडा जनजाति ने सुतिया नागखंड नामक राज्य की स्थापना करी थी। नेक्स्ट सवाल कहता है कि सुतिया नागखंड राज्य कितने गढ़ों में विभक्त था? तो दोस्तों सुतिया नागखंड राज्य 7 गढ़ों में विभक्त था। कितने गढ़ों में? 7 गढ़ों में। दोस्तों झारखंड कि छोटानागपुर क्षेत्र में सुतना पहान के नेतृत्व में सुतिया नागखंड राज्य की स्थापना की गई थी। यह राज्य 7 गढ़ों में विभक्त था। यह 7 गढ़ थे लोहागढ़, हजारीबाग, पलामू, मानभूम, सिंहभूम और केसलगढ़ और सरगुजा। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि नागवंश के किस राजा ने चूटिया को अपनी राजधानी बनाई थी? तो किसने बनाई थी? प्रताप राय ने। ठीक है, प्रताप राय ने ही चूटिया को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, फनी मुकुट राय ने छोटानागपुर क्षेत्र में नागवंश की स्थापना की तथा सुतियांबे को अपनी राजधानी बनाया। चौथा नागवंशी राजा प्रताप राय था जिसने स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित चूटिया को अपनी राजधानी बनाया और वहीं से शासन का कार्य स्टार्ट किया। नेक्स्ट कहता है कि निम्न में से किस तुगलक शासक ने छोटानागपुर पर आक्रमण किया था? तो दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक ने भी, मोहम्मद बिन तुगलक ने भी, फिरोज शाह तुगलक ने भी। ठीक है, तो हमारा जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी ने ही छोटानागपुर पर आक्रमण किया था। दोस्तों दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंशीय शासक गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। उन्होंने छोटानागपुर को जीतने का प्रयास किया लेकिन तत्कालीन नागवंशी राजा ने उसके आक्रमण को विफल कर दिया। 1340 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक भी अपनी सेना सहित हजारीबाग तक आ पहुंचा था। इसके बाद फिरोज तुगलक ने भी छोटानागपुर पर आक्रमण किया और बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट छोटानागपुर पर आक्रमण करने वाला मलिक बयां किस शासक का सेनापति था? ध्यान देंगे, छोटानागपुर पर आक्रमण करने वाला मलिक बयां जो है ये किस शासक का सेनापति था? तो ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक का ही सेनापति था। ठीक है, सन 1340 ईस्वी में तुगलक वंशीय शासक मोहम्मद बिन तुगलक सेना सहित हजारीबाग तक आ पहुंचा था। उसके सेनापति मलिक बयां ने संथाल सरदारों को हराकर बिघा के किलों पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट सवाल कहता है कि अकबर के द्वारा छोटानागपुर पर किए गए सैन्य आक्रमण का मुख्य कारण क्या था? तो दोस्तों सैन्य आक्रमण का मुख्य कारण था अफगान विद्रोही। ठीक है, अफगानों ने छोटानागपुर क्षेत्र को अपनी शरण स्थली बना लिया था। ठीक है, इस क्षेत्र का इस्तेमाल मुगल विरोधी गतिविधियों के लिए कर रहे थे। अफगान मुगलों को काफी परेशान भी कर रहे थे। सम्राट अकबर ने अफगानी विद्रोह के दमन के लिए छोटानागपुर को मुगल सल्तनत में मिलाना आवश्यक समझा। कुछ विद्वानों का मानना है कि अकबर ने इस क्षेत्र की और इसलिए आकर्षित हुआ क्योंकि यहाँ की संख नदी में हीरे पाए जाते थे। यह बात आंशिक रूप से सत्य हो सकता है लेकिन मुख्य कारण अफगान विद्रोही थे जो मुगलों के लिए सरदर्द बने हुए थे। नेक्स्ट कहता है कि 1575 ईस्वी में छोटानागपुर क्षेत्र पर हुए मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? तो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। 1575 में छोटानागपुर क्षेत्र पर हुए मुगल आक्रमण का नेतृत्व किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। दोस्तों मुगल बादशाह अकबर ने छोटानागपुर क्षेत्र को जीतने के लिए अपने सेनापति अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में मुगल सेना भेजी। 3 मार्च 1575 के हुए इस युद्ध में मुगल सेना की जीत हुई और बिहार व बंगाल भी मुगल शासन के अधीन आ गए थे। नेक्स्ट सवाल कहता है कि झारखंड में शासन करने वाले नागवंश के किस शासक ने अपनी उपाधि राय की जगह कर्ण कर ली थी? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो भीम। दोस्तों झारखंड के शासन करने वाले नागवंश के भीम शासक ने ही अपनी उपाधि राय की जगह कर्ण कर ली थी। दोस्तों झारखंड में शासन करने वाले नागवंश के शासक भीम ने अपनी उपाधि राय की जगह कर्ण कर ली थी तथा वह भीमकर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भीमकर्ण ने अपनी राजधानी चुटिया से हटाकर खोखड़ा कर ली थी। नेक्स्ट सवाल, किस चेरो शासक के शासनकाल को कृषि के लिए स्वर्ण युग माना जाता है? तो दोस्तों मेदिनी राय के।
ठीक है, मेदिनी राय के शासनकाल को कृषि के लिए स्वर्ण युग माना गया है। दोस्तों, पलामू के चेरो शासक मेदिनी राय औरंगजेब का समकालीन था। इसने 1658 से 1674 ईस्वी तक अपने राज्य को सशक्त और समृद्ध बना दिया। उसने कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए और नई विधियों तथा व्यवस्था से अपने राज्य को कृषि प्रधान बना दिया। मेदिनी राय का शासनकाल कृषि के लिए स्वर्ण युग था। नेक्स्ट सवाल कहता है कि झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? तो दोस्तों, सर्वप्रथम उल्लेख जो है ये ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में ही हुआ है। झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऐतरेय ब्राह्मण में पुंड या पुंड्र नाम से मिलता है। नेक्स्ट सवाल, छोटानागपुर के लिए कर्ण सुवर्ण शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों याद रखेंगे, कर्ण सुवर्ण शब्द का प्रयोग किया था हेवन सॉन्ग ने। किसने किया था? हेन सॉन्ग ने। ठीक है, चीनी यात्री हेन सॉन्ग ने छोटानागपुर के लिए कीलोन सुफलाना तथा कर्ण सुवर्ण शब्द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि पूर्व मध्यकालीन संस्कृति साहित्य में छोटानागपुर को क्या कहकर संबोधित किया गया है? तो इसे जो है कलिंद देश कहकर संबोधित किया गया है। पूर्व मध्यकालीन संस्कृति साहित्य में छोटानागपुर को कलिंद देश कहा गया है, जबकि महाभारत में झारखंड क्षेत्र को पुंडरिक देश, भागवत पुराण में किकिट प्रदेश तथा समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में मुरंड देश कहा गया है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से प्राचीन कबर ग्रह के प्रमाण मिले हैं? दोस्तों, निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से प्राचीन कबर ग्रह के प्रमाण मिले हैं? तो ये लुम्पक डी से मिले हैं। कहाँ से? लुम्पक डी से। ठीक है, लुम्पक डी से पुरातात्विक स्थल के कब्र ग्रह ग्रेव यार्ड के प्रमाण जो है ये लुम्पक डी से ही मिले हैं। नेक्स्ट कहता है कि छोटानागपुर में मानभूम केंद्र था, तो जैन धर्मियों का। ठीक है, छोटानागपुर में स्थित मानभूम जैन सभ्यता एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट सवाल, झारखंड में स्थित खड़गडीहा राज्य की स्थापना की थी किसने? तो हंसराज देव ने करी थी। किसने करी थी? हंसराज देव ने। खड़गडीहा राज्य रामगढ़ राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित था। इस राज्य की स्थापना 15वीं सदी में हंसराज देव नामक एक दक्षिण भारतीय ने की थी। नेक्स्ट सवाल कहता है संथाल परगना प्राचीन काल में किस महाजनपद का एक हिस्सा था? तो ये अंग का एक हिस्सा था। दोस्तों, संथाल परगना जो है ये प्राचीन काल में अंग महाजनपद का हिस्सा था। इस क्षेत्र को पहले जंगल तराई के नाम से जाना जाता था। संथाल परगना प्राचीन काल में किस महाजनपद का अंग था? तो ये अंग महाजनपद का अंग था। इसे पहले क्या कहते थे? तो जंगल तराई के नाम से ये जाना जाता था। नेक्स्ट, रानी सर्वेश्वरी देवी का संबंध किस विद्रोह से रहा है? तो इसका संबंध पहाड़िया विद्रोह से रहा है। पहाड़िया जनजाति संथाल परगना क्षेत्र की प्राचीनतम जनजाति है। अंग्रेजों के खिलाफ इस जनजाति ने कई विद्रोह किए। 1772 ईस्वी से 82 ईस्वी से 1772 से 1782 ईस्वी के बीच हुए पहाड़िया विद्रोह इनमें सबसे व्यापक व सशक्त था। 1781 से 82 में महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, जिसमें पहाड़िया सरदारों ने रानी का खुलकर साथ दिया था। नेक्स्ट कहता है कि ठाकुर भोलानाथ सिंह ने निम्न में से किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इन्होंने तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किया था। किस विद्रोह का? तमाड़ विद्रोह का। ठीक है, तमाड़ विद्रोह छोटानागपुर क्षेत्र में उड़ाव जनजाति द्वारा अंग्रेजी कंपनी, जमींदारों एवं गैर आदिवासी दीकू द्वारा किए जाने वाले शोषण के खिलाफ शुरू हुआ। ठाकुर भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में छोटानागपुर के तमाड़ क्षेत्र में इस विद्रोह को ही तमाड़ विद्रोह कहा जाता है। 1782 ईस्वी में प्रारंभ हुआ यह विद्रोह 1820 तक छिटपुट रूप से चलता रहा। नेक्स्ट, द उड़ाव ऑफ छोटानागपुर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है शरद चंद्र राय। कौन है? शरद चंद्र राय। द उड़ाव ऑफ छोटानागपुर पुस्तक के लेखक है शरद चंद्र राय। दोस्तों, भारत के विश्वविख्यात मानवशास्त्री शरद चंद्र राय में 1915 ईस्वी में द उड़ाव ऑफ छोटानागपुर पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक में उन्होंने उड़ाव जनजाति के जीवन से संबंधित विविध पहलुओं पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई है। नेक्स्ट, दामिनी कोह की घोषणा कब की गई थी? दोस्तों, दामिनी कोह की घोषणा हम सभी जानते हैं 1824 में की गई थी। नेक्स्ट कहता है कि अंग्रेजों ने संथाल परगना क्षेत्र में पहाड़िया विद्रोह को दबाने हेतु 1824 में इस क्षेत्र की भूमि को दामिनी कोह के नाम से सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया था। नेक्स्ट, 1582 में हुए पहले चुनाव में झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो इसका चुनाव चिन्ह था मुर्गा। 1952 में, ठीक है, 1952 में
चुनाव में झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह मुर्गा था। इस पार्टी का संस्थापक कौन था? तो जयपाल सिंह थे। नेक्स्ट सवाल, 1942 में जयप्रकाश नारायण को किस जेल में रखा गया था? 1942 में जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था। 1942 में भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण को झारखंड के हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था, जहां से 9 नवंबर 1942 को ये अपने साथियों के साथ फरार हो गए थे। नेक्स्ट सवाल, मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन कब किया गया? मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन किया गया 1971 में, 1971 ईस्वी में। मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन A.K. राय के द्वारा 1971 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा? A.K. राय के द्वारा। नेक्स्ट सवाल, भारत सरकार द्वारा 1989 में गठित कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स के अध्यक्ष कौन थे? भारत सरकार द्वारा 1989 में गठित कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा जवाब हो जाएगा V.S. लाली थे। कौन थे? V.S. लाली। झारखंड समस्या के समाधान हेतु 1989 में भारत सरकार द्वारा गठित कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स के अध्यक्ष थे V.S. लाली। नेक्स्ट, रामगढ़ में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा अबुल कलाम आजाद ने। ठीक है, मार्च 1940 में अखिल भारतीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन झारखंड के रामगढ़ में आयोजित हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की थी। नेक्स्ट, कहता है कि द नोट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पुस्तक की रचना किसने की थी? तो हमारा जवाब हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने। द नोट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री की पुस्तक जो है इसकी रचना की थी कार्ल मार्क्स ने। इस पुस्तक में उन्होंने झारखंड में 1855 से 56 में हुए संथाल विद्रोह को प्रथम जनक्रांति की संज्ञा दी है। नेक्स्ट सवाल, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता अबुल कलाम आजाद को झारखंड के किस शहर में नजरबंद किया था? तो हमारा जवाब हो जाएगा रांची में। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता अबुल कलाम आजाद को झारखंड के रांची में 1916 से 1919 तक नजरबंद रखा गया था। नेक्स्ट सवाल, 1920 में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था डाल्टनगंज में। कहाँ पर? डाल्टनगंज में। दोस्तों, वर्ष 1920 में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन झारखंड के डाल्टनगंज पलामू जिले के मुख्यालय में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता C.F. एंड्रूज ने की थी। डाल्टनगंज का नया नाम अब मेदिनीनगर हो गया है। नेक्स्ट सवाल, देवघर का वैद्यनाथ मंदिर किस शैली से निर्मित है? तो ये नागर शैली से निर्मित है। दोस्तों, झारखंड में देवघर में स्थित वैद्यनाथ धाम मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है। द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में प्रचलित है, जबकि बेसर शैली के मंदिर मध्य भारत में निर्मित किए गए हैं। बेसर शैली द्रविड़ और नागर का मिश्रित रूप है। वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण पूरनमल द्वारा किया गया था। दोस्तों, झारखंड के देवघर में स्थित वैद्यनाथ धाम मंदिर का निर्माण जो है नागर शैली में किया गया है। द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में प्रचलित है, जबकि बेसर शैली के मंदिर जो है मध्य भारत में निर्मित किए गए हैं। बेसर शैली द्रविड़ और नागर का मिश्रित रूप है। वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण जो है पूरनमल द्वारा किया गया था। तो वैद्यनाथ मंदिर किस शैली में? तो नागर शैली में। इसका निर्माण किसने किया है? तो पूरनमल द्वारा किया गया था। नेक्स्ट सवाल, सिंहभूम के सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना कब की गई थी? किसने की थी? तो दोस्तों, इसकी स्थापना 1205 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा? तो दर्पण नारायण सिंह के द्वारा। ठीक है, 1205 ईस्वी में सिंहभूम वंश की दूसरी शाखा की स्थापना दर्पण नारायण सिंह के नेतृत्व में की गई थी। इनके उत्तराधिकारी कौन थे? तो युधिष्ठिर थे। कौन थे? युधिष्ठिर। नेक्स्ट सवाल, साइमन कमीशन का रांची आगमन किस वर्ष में हुआ? तो दोस्तों, साइमन कमीशन का रांची आगमन 1928 में हुआ। वर्ष 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन रांची पहुंचा। जोएल लकड़ा के नेतृत्व में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा साइमन कमीशन को एक ज्ञापन सौंपा गया था। अगला सवाल, निम्न में से किसने जमशेदपुर मजदूर हड़ताल को समाप्ति करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने ही जमशेदपुर मजदूर हड़ताल को समाप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वर्ष 1928 में जमशेदपुर में मजदूर लंबे समय के लिए हड़ताल पर चले गए थे। सुभाष चंद्र बोस ने इस हड़ताल को समाप्त करने में और मजदूरों एवं प्रबंधन के बीच समझौता कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट, वर्ष 1929 में AITUC का अधिवेशन झारखंड के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इसे झारिया में आयोजित किया गया था। ठीक है, 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AITUC का फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन झारखंड के झरिया में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था।
दोस्तों अगला सवाल कहता है कि अलग झारखंड राज्य की मांग हेतु ए.के. राय किस द्वारा किस संगठन का गठन किया था? तो दोस्तों मार्क्सवादी समन्वय समिति का। ठीक है, 1971 में अरुण कुमार राय के द्वारा अलग झारखंड राज्य की मांग हेतु मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट सवाल, ईरान के शाह रजा पहलवी का झारखंड के किस शहर में आगमन हुआ था? तो इसका आगमन हुआ था रांची शहर में। रजा शाह पहलवी ईरान के पहले लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सम्राट थे। 1969 में इनका झारखंड के रांची शहर में आगमन हुआ था। नेक्स्ट सवाल, छोटानागपुर संथाल परगना जनता पार्टी की स्थापना किसने करी थी? तो कामाख्या नारायण सिंह ने। ठीक है, रामगढ़ के राजा कामाख्या नारायण सिंह द्वारा छोटानागपुर संथाल परगना जनता पार्टी की स्थापना 1950 ईस्वी में की गई थी, 1950 में। नेक्स्ट सवाल कहता है कि निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना किया था जे बार्थोलोमन ने। ठीक है, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन 1933 में ईस्वी में किया था, किसके द्वारा? तो इग्नेस बेक के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? इग्नेस बेक के द्वारा किया गया था। ठीक है, फिर किसान सभा का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? किसान का स्थापना जो है ये थेबले उराव के द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? थेबले उराव के द्वारा किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? तो 1930 में। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन कब किया गया था? तो 1933 में इग्नेस बेक के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट जे बार्थोलोमन द्वारा 1912 में जो है स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कब किया गया था? ये 1912 में, 1912 ईस्वी में। छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? तो ये जुएल लखा के द्वारा की गई थी। कब? 1915 ईस्वी में। ठीक है, चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के 16वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो सरला देवी ने करी थी। किसने? सरला देवी ने। ठीक है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 6 अक्टूबर 1921 को हजारीबाग में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती सरला देवी ने करी थी। नेक्स्ट सवाल, मौलाना आजाद ने निम्न में से किन संस्था या संस्थाओं की स्थापना रांची में करी थी? तो दोस्तों इन्होंने अंजुमन इस्लामिया की भी स्थापना की और मदरसा इस्लामिया की भी स्थापना की थी। दोस्तों अगस्त 1917 में मौलाना आजाद ने रांची में अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया की नींव डाली। मौलाना आजाद ने अपनी प्रसिद्ध प्रेस अलबेलाग प्रेस बेचकर उससे प्राप्त धनराशि को मदरसा में लगा दिया था। कहता है बताइए कौन से जो है मेल जो है ये सुमेलित नहीं है? तो हमारा पहला ही जो कहा गया कि हजारीबाग का संबंध जो है ये बज्रकिशोर शर्मा से है, ये गलत है। ठीक है, तो दोस्तों 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने जब नमक आंदोलन का श्री गणेश किया तो इस आंदोलन का झारखंड के लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा। झारखंड के लोगों ने नमक कानून भंग करने के कार्यक्रम में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। 13 अप्रैल 1930 को लगभग 200 लोगों ने झारखंड में 50 स्थानों पर नमक बनाया था। दोस्तों हजारीबाग में कृष्ण वल्लभ सहाय ने खजांची तालाब के निकट नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। इसके लिए इन्हें 1 वर्ष की सजा हुई। जमशेदपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व नंदी गोपाल मुखर्जी ने किया था, जबकि संथाल परगना में श्रीमती शैलाबाला राय के नेतृत्व में वहां की महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दिया था। पलामू में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था सुनार सिंह खरवार तथा चंद्रिका प्रसाद वर्मा ने। नेक्स्ट कहता है कि कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में सत्याग्रह प्रस्ताव का अनुमोदन किसने किया था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा जेपी कृपलानी ने। दोस्तों कांग्रेस का 53वां अधिवेशन झारखंड के तत्कालीन हजारीबाग जिले के रामगढ़ में 1920 मार्च 1940 को मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। दोस्तों इस अधिवेशन में एकमात्र प्रस्ताव पारित हुआ जो सत्याग्रह पर ही था। दोस्तों इस प्रस्ताव का अनुमोदन आचार्य जेपी कृपलानी ने किया था। अगला सवाल है कि झारखंड के रामगढ़ में आयोजित कांग्रेस के 53वें अधिवेशन के संबंध में क्या तात्पर्य है? दोस्तों इस अधिवेशन में सत्याग्रह का प्रस्ताव पारित हुआ था। रामगढ़ कांग्रेस के मुख्य प्रवेश द्वार का नामकरण जो है ये बिरसा मुंडा के नाम पर किया गया था और सभा स्थल का नाम जो है मजहर रखा गया था। तो उपरोक्त सभी ही सत्य है। दोस्तों अगला और आखिरी सवाल कहता है कि जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से कब फरार हुए थे? दोस्तों जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से 9 नवंबर 1942 को फरार हुए थे। दोस्तों 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग सेंट्रल जेल से जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों रामानंद मिश्रा, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, गुलाबी सोनार और शालिग्राम सिंह के साथ जेल की दीवार फांदकर फरार हो गए थे।